नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है सब कुछ मुझसे साझा किया था पार्ट 2। एक सुखद भविष्य के सुंदर सपने सजोते हुए हमारे दिन रात बीत रहे थे। इसी बीच यूनिवर्सिटी का एक बदनाम लड़का यशवी के पीछे पड़ गया। आते जाते रास्ते में परेशान करने लगा। कभी क्लास में, कभी कैंटीन में। अक्सर जहाँ भी यशवी जाती वह हर जगह पहुँच जाता। यशवी बहुत डर गई थी। घर पर उस बात का जिक्र करने से पहले उस गुंडे जेके के बारे में मुझसे बताया। जेके के बारे में सुनकर मुझे भी शौक सा लगा। उसकी बदनामी के चर्चे तो पूरे शहर में थे। चंदर, क्या हम जल्दी ब्याह नहीं कर सकते? पागल हो गई हूँ क्या? अभी मेरा रिसर्च पूरा होने में समय है। उससे पहले हम ब्याह कैसे कर सकते हैं? मैंने उसे प्यार से झड़का। तुम रिजर्व रहो, जेके तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैंने उससे कह तो दिया, किंतु कहीं न कहीं मैं भी अंदर से डरा हुआ था। यशवी ऊपर से शांत दिख रही थी, किंतु जेके का आतंक उसे खाए जा रहा था। उसे लग रहा था कि एक बार यदि उसका ब्याह मुझसे हो गया तब जेके उसके कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देने के लिए भी तैयार थी। फिर एक दिन यूनिवर्सिटी से लौटते हुए जेके ने स्कूटी सवार यशवी का दुपट्टा खींच लिया। संतुलन बिगड़ जाने के कारण वे स्कूटी से सड़क पर गिर गई और ज़्यादा घायल तो नहीं हुई, लेकिन हाथ पैरों में खरोंचे और हल्की चोटें आई थीं। जेके तो मौके पर भाग निकला। यशवी को कुछ लोगों ने घर पहुंचा दिया। तब रोती हुई यशवी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। फिर कुछ दिन वह यूनिवर्सिटी नहीं गई। चंदर की आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्हें बिना पूछे वह कहता जा रहा था। मैं उसे देखने, उससे मिलने उसके घर गया। वह रो रो कर आंटी से कह रही थी, उसका ब्याह जल्दी कर दो, उसे आगे नहीं पढ़ना। पागल लड़की, कहीं ऐसा होता है? आंटी उसे समझा रही थी। अभी ब्याह कैसे हो सकता है? दिन भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। भला श्राद्धों में कोई ब्याह करता है? नहीं माँ, वह लड़का मुझे मार डालेगा। देखो, वह मुझे क्लास में ही किडनैप कर लेगा। वह मुझे सड़क पर घसीट रहा है माँ, मुझे बचा लो, कोई तो बचा लो। यशवी हिस्ट्रिकल सी चीख रही थी। एक नन्ही बच्ची की तरह आंटी से चिपक गई। मैं भी वहीं था। तुम्हें कुछ नहीं होगा यशवी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने उसे आश्वासन दिया। जैसे तैसे यशवी संतुलित हो यूनिवर्सिटी जाना फिर से शुरू किया उसने। वहीं पर हम गलत हो गए। हमें लगा था कि यूनिवर्सिटी जाकर सहेलियों से मिलेगी तो उसका मन बदलेगा, लेकिन नहीं। एक दिन जब वह यूनिवर्सिटी गई तो लौटते समय जेके ने शायद एक बार फिर उसे अपने सस्ते प्रेम प्रस्ताव को यशवी के सामने रखा होगा, या भद्दे कमेंट्स के लिए, नहीं पता। फिलहाल उस शाम यूनिवर्सिटी से लौटते समय जेके ने यशवी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। उस गुड़िया सी यशवी का पूरा चेहरा और शरीर का काफ़ी भाग झुलस गया। चंदर का गला भर आया था। चंदर मानो समय से बात करता जा रहा था। साल भर इलाज चला उसका। 2015 में तेजी से बीत रहा था। यशवी के घाव भर रहे थे, लेकिन अब वह किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी, सिवाय अपने घर वालों के, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। पता नहीं, जो नष्ट हो चुका था वह वापस स्वाभाविक रूप से नहीं लाया जा सकता। मैंने कई बार उससे मिलने की कोशिश की, बताना चाहा था कि मैं आज भी उसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। मैंने उसे अपनी आत्मा की गहराइयों से प्यार किया था। चेहरा झुलस गया तो क्या हुआ, किंतु ऐसी दुनिया बाहरी दुनिया से कटने लगी थी। उसने स्वयं को घर के एक कमरे में बंद कर लिया। केवल आंटी ही वहाँ जा सकती थी। मैं उससे मिलने रोज ही आ जाता, किंतु बाहर से वापस लौट आता। सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन यशवी के शरीर और मन दोनों में ही स्थिति बेहद निराशाजनक थी। मुझे याद है वह 15 दिसंबर की शाम, जब उसने रोज़ बड़ी कोशिश करके मैंने उसे दरवाजे की झिर्री से देखा था। शायद यशस्वी ने मुझे देख ही लिया था, क्योंकि उसकी आंखों के आंसू न बाहर निकल सके न भीतर जा पाए। उसके हाथों में मेरी ही बांसुरी थी, जिसे बजाने की वह असफल कोशिश कर रही थी। मेरी आंखों में बसा ठहरा हुआ डर शायद उसने पहचान लिया था। वह शाम उसके जीवन की आखिरी शाम थी। उसी रात वह अपने फ्लैट की 5वीं मंजिल से नीचे कूद गए। सब कुछ समाप्त हो गया। चंदर की सिसकियाँ उस सन्नाटे कमरे में गूंज रही थी। मुझे चक्कर सा आ गया। स्वयं को संतुलित करते हुए मैंने पानी पिया और कुर्सी का हत्था कसकर थाम लिया। इतने में ही दोनों कमरों के बीच का पर्दा हवा से हिला और मुझे यशवी की तस्वीर दिख गई, जिस पर चंदन की माला चढ़ी हुई थी। एक दिया जल रहा था और लोबान की महक वातावरण में फैल रही थी। क्या बस यह लोबान की महक थी और यह कोई पारलौकिक गंध?
जो आते समय मैंने महसूस की थी। मेरे गले में कुछ अटक सा गया। चंदन ने स्वयं को संतुलित कर लिया था। किसी के जाने से जीवन नहीं रुक जाता। मैं भी कब तक शोक मनाता। घर वालों के प्रेशर से अगले साल मैंने ब्याह कर लिया। संयोग से मेरे ब्याह की तारीख भी 15 दिसंबर थी। चंदर की आवाज़ डूब गई थी। आज भी यशवी बेहद याद आती है। चंदर मानो स्वयं से बोल रहा था। मैंने दीवार के कैलेंडर में तारीख देखी। आज 15 दिसंबर थी। मैं कांप गई। इस ठंड में भी मेरी हथेलियां पसीने से तर हो चुकी थी। वह मुझे पिछले कई महीने कई बार मिली थी। सहसा ही मैंने बताया था। अब चकराने की बारी चंदर की थी। कुछ सामान आपको देने के लिए मैंने बैग से बांसुरी और उपन्यास निकाल कर टेबल पर रख दिया। कमरे में न जाने कैसी मादक मंद सी खुशबू फैल गई। कुछ अनजानी, कुछ पहचानी। वह इलोक की तो नहीं थी। पता नहीं यशवी के पास से अक्सर ऐसी खुशबू आती थी। चंदर बावलों की तरह यशवी की निशानियों को चूमता रहा। पता नहीं प्यार की एक कैसी अनसुलझी पहेली थी। शायद चंदर मुझे बाद में बात करना चाहे, इसलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर उसे देकर मैं चुपचाप वहाँ से चल पड़ी। बाहर सन्नाटा पसरा था, मानो मौन के साए में सब कुछ डूब गया हो। हवा बिल्कुल शांत थी, शायद इसलिए मैं यशवी को शायद याद कर सकूं। मेरा गला सूख गया। मैं चल रही थी, चलती ही जा रही थी कि घर लौटते लौटते काफ़ी थकान हो गई। मुझे लगा मैं पैदल ही लंबी यात्रा करके वापस लौट लूँ। बिस्तर पर लुढ़कते ही सो गई मैं। भोर का धुंधलका ही था कि अब अनायास ही मोबाइल की घंटी बजी। मैं चौंक कर उठी। कोई अनजाना सा नंबर था। हेलो, नमस्कार, मैं चंदर बोल रहा हूँ। आप कल मेरे घर आई थी। मेरी नींद उड़ गई थी। जी बताइए, आपने जो उपन्यास और बांसुरी मुझे दिए थे, क्या वापस ले गई? अब बहुत ढूंढा, नहीं मिले। चंदर के स्वर में घबराहट में से वेदना थी। नहीं तो मैंने तो आपके सामने टेबल पर रख दिए थे। प्लीज़ ढूंढिए, वहीं मिल जाएंगे। मैंने फ़ोन रख दिया। वह नींद जा चुकी थी। मैं बिस्तर से उठी। प्रातः 5 बज रहे थे। शरीर में अभी भी आलस शेष था कि अनायास ही मेरे कमरे में वही परिचिता कस्तूरी सुगंध महक करती हुई महक रही थी, जो पिछले दिनों कई बार मैंने महसूस की थी। मैं चौंक गई। पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई तो कोई भी नहीं था। सहसा मैंने अपनी स्टडी टेबल पर देखा और मेरा जी धक्के से रह गया। उपन्यास और बांसुरी दोनों वहाँ रखे थे। मैंने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ। क्या ये सच में था मात्र मेरा भ्रम? हाँ, मैं सच में वहाँ थी। एक पत्र भी वहाँ पर रखा था। प्रभु का नाम लेकर मैंने उसे खोला। मोती जैसे अक्षर खेले थे। आदरणीय, मैं बहुत दिनों से दो जहां के बीच भटक रही थी। इस दुनिया की अमानत किसी योग्य पात्र को सौंपने के लिए ईश्वर की कृपा से आप मुझे मिले। मैं इन्हें चंदर तक भी पहुंचा सकती थी, लेकिन चंदर अब मेरा नहीं रहा। ये उपन्यास और बांसुरी हमारे प्यार की निशानी है। आपसे विनती है कि प्लीज़ इनका विसर्जन करना, तभी चंदर मुझे भूल सकेगा, मेरी यादों से छुटकारा पा सकेगा और मैं भी आपकी दुनिया से मुक्त होकर दूसरी दुनिया में जा सकूंगी। थरथरा उठी थी मैं। मेरे पैर ठक ठक काँप रहे थे। कुछ दिनों बाद ही बाणगंगा सरोवर में जाकर मैंने उसकी अमानत विसर्जित कर दी। आज कई दिन बीत गए हैं। जब भी लोकल में सफ़र करती हूँ, सहमी सशंकित सी यशवी को ढूंढा करती हूँ। न जाने कब फिर टकरा जाए मुझसे चंदर की किसी दूसरी अमानत को वापस लौटा देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।